सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। सुभाषिस पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर हम आज आए हैं यानी बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम उपन्यास, परिभाषा, तत्व, प्रकार, उद्भव और विकास इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। और दूसरे पार्ट में इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें उपन्यास के बारे में हम बता चुके। उपन्यास किसे कहते हैं, परिभाषाएं इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उस परिभाषा के बारे में हमने जाना। आज पढ़ेंगे तत्व, यानी उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं और उन तत्वों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपन्यास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कथा वस्तु, यानी 6 तत्व होते हैं। इसमें 6 तत्व होते हैं। प्रथम है कथा वस्तु, कथा वस्तु, ठीक है ना। द्वितीय तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण, ठीक है। तीसरा है कथोपकथन, या इसको संवाद कह सकते हैं। संवाद अंग्रेजी में जिसको डायलॉग्स कहा जाता है, पात्रों के द्वारा बोलना, ठीक है ना। नंबर 4 है देश काल या वातावरण, देश काल या वातावरण, ठीक है ना। नंबर 5 शैली और नंबर 6 है उद्देश्य। इन 6 तत्वों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। एक एक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिस प्रकार कहानी के मूल तत्व 6 होते हैं उसी प्रकार उपन्यास के मूल तत्व 6 होते हैं, है ना। उपन्यास की जो संरचना है, उपन्यास की जो बनावट है इन 6 तत्वों के आधार पर होती है, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कथा वस्तु। कथा वस्तु क्या है, जिसको हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं, है ना, विषय वस्तु। अब देखिए कथा वस्तु का मतलब होता है किसी विशेष प्रसंग, घटना जो उपन्यास में मूल शुरू से अंत तक बनी रहती है। जिस कथा में, जिस प्रसंग में, जिस कहानी में ऐसी वृहद कहानी, लंबी कहानी जो शुरू से अंत तक अनवरत लगातार चलती रहती है, उसमें कुछ सहायक कथा वस्तुएं भी होती हैं, छोटी छोटी, जो उसमें रोचकता प्रदान करती है, उसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव करती है ना, लेकिन वो उसको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। मूल जो कथा वस्तु शुरू से अंत तक बनी रहती है और मूल कथा वस्तु से कहते हैं जिसमें मुख्य पात्र शुरू से अंत तक गतिशील रहता है। अब देखिए कथा वस्तु ये उपन्यास का अनिवार्य तत्व है। उपन्यास का अनिवार्य तत्व, है ना।
ठीक है। और मुख्य पात्र के द्वारा संरक्षित आदि से अंत तक चलने वाली कहानी। इसका मतलब क्या है? उपन्यास का अनिवार्य तत्व है और मुख्य पात्र के द्वारा संरक्षित होती है, जो आदि से अंत तक चलने वाली कहानी होती है, विषय वस्तु। ठीक है ना। अब विषय वस्तु देखो, पौराणिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है और धार्मिक भी हो सकती है ना, समय के अनुसार। अब विषय वस्तु यानी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, यानी विषय वस्तु इसकी ऐतिहासिक भी हो सकती, इतिहास की जो प्रसिद्ध घटना है उनको लेकर भी उपन्यास की रचना की जा सकती है। समाज में जो पहले विसंगतियां हैं उसको कभी लेखक अपनी कल्पना बोध से सजा कर उसको विषय वस्तु के रूप में प्रयोग में ले सकता है। पौराणिक कथाएं, जितने हमारे धार्मिक पुराण हैं उनकी जो विभिन्न घटनाएं उनको आधार मानकर ये उपन्यास का लेखन किया जा सकता है। उपन्यास में कई सारे विषय वस्तु हो सकते हैं और ये सारे विषय वस्तु एक मुख्य पात्र जो शुरू से अंत तक जो उसमें बना रहता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बनी रहती है ना। वो ऐतिहासिक है तो इतिहास से कोई महान राजा या महान योद्धा को लेकर लिखी गई हो, या समाज में कोई महान ऐसा नेता या महान ऐसा सामाजिक व्यक्ति, महान ऐसा सहृदय व्यक्ति जिसको लेकर समाज में एक नया संदेश देने के लिए लिखी गई हो। पौराणिक में जैसे भगवान श्री राम है, हनुमान है, महाभारत में अर्जुन है, दुर्योधन है ना। पौराणिक शिव पुराण है, तो इसमें पौराणिक कथाओं को लेकर, धार्मिक कथाओं को लेकर भी मुख्य पात्र के रूप में ये कहानी की विषय वस्तु को हम चुन सकते हैं। तो विषय वस्तु किसी भी उपन्यास का मूल प्रतिबिंब होता है, मुख्य अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम आते हैं तो देखते हैं चरित्र, पात्र और चरित्र चित्रण। इसके बाद में देखते हैं नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। ठीक, ये जो बिंदु है ये अनिवार्य तत्व है, ये पात्र और चरित्र चित्रण। यानी उपन्यास के अंतर्गत जितने भी पात्र होते हैं वो कहीं न कहीं उपन्यास को गति देने में सहायक होते हैं, है ना। अनेक पात्र होने से उसमें क्या है, जीवन का जो संघर्ष है, जीवन जिस विषय को लेकर उपन्यास लिख रहे हैं उस विषय में, उस घटना विशेष को संघर्षशील बनाने के लिए पात्रों की आवश्यकता होती है। और विभिन्न पात्रों के होने से उपन्यास में रोचकता बढ़ती है, मनोरंजनात्मकता बढ़ती है और उसमें रस परिवर्तन भी दिखाई देता है। अब रस परिवर्तन दिखाई देता है जुकाम थोड़ी शिकायत है। पात्र, कथा वस्तु यानी विषय वस्तु के संगठन के लिए पात्र और चरित्र निर्माण अति आवश्यक है।
इस विषय को विन्यासित करने के लिए पात्र को होना बहुत जरूरी है। आप देखो पात्र एक होता है मुख्य पात्र, मुख्य पात्र और सहायक पात्र। मुख्य पात्र और सहायक पात्र ये होते हैं। चरित्र चित्रण भी पात्रों में किया जाता है। आप देखिए मान लो पात्र कहानी में भी होते हैं, नाटक में भी होते हैं, उपन्यास में भी होते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के साथ विभिन्न प्रकार के पात्र मिलते हैं। अब उपन्यास में अगर हम देखें तो उपन्यास की जो कहानी है विषय वस्तु बहुत लंबी होती है, दीर्घ होती है। उसमें शुरू से अंत तक जो व्यक्ति शुरू से अंत तक कहानी के केंद्र में रहता है, केंद्र में उपस्थित रहता है, वो मुख्य पात्र होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है ना। किसी विषय को लेकर वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, न्याय नीति और सत्य के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है, और अंत में उसका अंत में उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो मुख्य पात्र होता है। जैसे मान लो गोदान को ले लें तो गोदान में हुरी नाम का व्यक्ति मुख्य पात्र है, जो शुरू से अंत तक अपने घर में एक गाय माता को बांधने के लिए, गाय की खरीदारी करने के लिए, गाय को सम्मान देने के लिए, क्योंकि गरीब किसान के लालसा रहते हैं कि उसके घर में एक खूंटे पर एक गाय बंधी रहनी चाहिए, तो उसी लालसा में वो शुरू से अंत तक संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। तो होरी गोदान में मुख्य पात्र के रूप में उभर कर आता है। आप देखो जैसे धनिया है, गोबर है, जूलिया है, तो ये क्या है? मेहता है। ये क्या है? गोदान में सहायक पात्र हैं, जो उस कहानी को गति देते हैं, उस कहानी में मोड़ परिवर्तन करते हैं, मनोरंजन पैदा करते हैं, एक रुचि उत्पन्न करते हैं, और छोटे छोटे एक मुख्य विषय को लेकर जब हम चलते हैं तो मुख्य विषय के साथ साथ छोटी छोटी समस्याएं भी हमारे सामने चलती है। तो छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे प्रसंग भी एक मुख्य विषय के साथ चलते रहते हैं, और उन छोटी छोटी जो घटनाएं उनको सहायक पात्र ही निभाते हैं, सहायक पात्र ही निभाते हैं। तो ये दो तरह के मुख्य पात्र और सहायक पात्र होते हैं उपन्यास में। यानी मुख्य पात्र एक या दो हो सकता है, कहानी में मुख्य पात्र एक होता है, लेकिन उपन्यास में एक या दो हो सकता है, और अनेक 6 से 8 और भी अधिक संख्या हो सकती है सहायक पात्रों की। ठीक है ना। अब देखो चरित्र चित्रण पर विचार करते हैं। जो चरित्र चित्रण है वो क्या है? मुख्य पात्र का जो चरित्र चित्रण है उसी को कहानी में दर्शाया जाता है शुरू से अंत तक, यानी उसके चरित्र चित्रण का यहाँ क्या है? प्रदर्शन होता है। चरित्र चित्रण को मांझा जाता है, चरित्र को उसको मांझा जाता है, और मुख्य पात्र एक चरित्रवान व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, उद्देश्यपरक व्यक्ति होता है, नीतिपरक व्यक्ति होता है, सत्य पर चलने वाला होता है, संघर्षशील होता है, जीवन की जो मौलिक आवश्यकता है, जीवन के जो मूल्य है उनको जीता हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसे जो जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को पूर्ति करता चलता हो, वो मुख्य पात्र का चरित्र उसमें दिखाया जाता है। ठीक है ना। जैसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि गोदान के मुख्य पात्र होरी का चरित्र चित्रांकन कीजिए, है ना। तो होरी कैसा था? एक ईमानदार था, किसान था, सरल था, सीधा था, है। तो इसी प्रकार चरित्र चित्रण मुख्य पात्र का ही किया जाता है, सहायक पात्र का चरित्र चित्रण नहीं के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मुख्य पात्र और उसका चरित्र चित्रण, ये दूसरा तत्व उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तीसरा अगर तत्व देखें हम इसका, तीसरे तत्व के रूप में अगर हम देखें तो वो है इसका संवाद और कथोपकथन। यह संवाद या कथोपकथन, कथन और उपकथन,
ठीक है ना, ये इसका तीसरा तत्व है। अगर उपन्यास के इस तत्व पर हम गौर करें तो ये मुख्य तत्व है। क्यों मुख्य तत्व? अगर किसी का उपन्यास में सजीवता लाए, गतिशीलता लाए, है ना, आगे उसको बढ़ाने में जो सहायक है वो होता है संवाद। संवाद का मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको डायलॉग्स कहा जाता है, यानी जो पात्र होते हैं किसी कहानी में या उपन्यास के जो पात्र होते हैं वो अपने अपने हिसाब से यानी बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो पूरी कहानी संवेदनशील हो जाती है, सजीव हो जाती है और कहानी आगे गति करने लगती है। जब तक पात्र नहीं बोलेंगे तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुख्य रूप तो पात्र ये संवाद क्या काम करते हैं, जो पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं, और संवाद ही उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, है ना, उसमें गति पैदा करते हैं, सजीवता पैदा करते हैं। क्या? संवाद गतिता पैदा करती है, ठीक है ना। अब देखिए संवाद में क्या होता है, पात्रानुकूल होता है, पात्रानुकूल। संवाद में कैसे होते हैं, पात्रानुकूल होते हैं। पात्र के अनुकूल संवाद ही श्रेष्ठ संवाद की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार का पात्र होगा उसे उसी प्रकार के यानी कथन कहने पड़ेंगे, उसी प्रकार का संवाद करना पड़ेगा, है ना। भगवान राम है तो भगवान राम मुख्य पात्र है, तो भगवान राम आदर्श की बात करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, नीति की बात करेंगे, है ना, समाज की बातें करेंगे। तो इस प्रकार इसी तरह में उनका संवाद होगा। मान लो कोई उपन्यास में कोई हास्य प्रयास करने वाला है तो उसके संवाद हास्य प्रयास से युक्त होंगे। तो कहने का मतलब है कि पात्रों के अनुकूल ही संवाद होने चाहिए। अगर पात्रों के प्रतिकूल संवाद होंगे तो पूरी कहानी और पूरी जो रंगमंचिता है वो नष्ट हो जाती है। तो ये तीसरा संवाद था। अब देखेंगे चौथा संवाद जो है वो है हमारा, चौथा जो संवाद है देश काल अथवा वातावरण, है ना, देश काल अथवा वातावरण। देश काल अथवा वातावरण, ये हम जानते हैं कोई भी कहानी, कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग किसी न किसी समय को इंगित करती है। बिल्कुल जानते हैं कि यह घटना किस समय में घटित हुई थी, है ना, यह प्रसंग किस समय का था, समय का है। तो उस समय को और उस समय के परिदृश्य को, उसके वातावरण को, परिवेश को वह कहानी हमारे सामने लेकर आती है ना। तो देश काल और वातावरण ये किसी भी उपन्यास का प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि देश किस देश काल में कहानी घटित हुई है, किस देश काल में कथा घटित हुई है, किस वातावरण में कथा जो प्रसंग वो घटित हुआ है। तो इस बात को प्रदर्शित करने के लिए देश काल और वातावरण जो ये तत्व है उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है। इतिहास की बात ले लें, किस काल में, किस सन में, किस सदी में कौन से राजा ने क्या कार्य किए, है ना, कौन सा राजा महान था जो नैतिक रूप से जीवन के संघर्ष करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर गया था। तो हमें जिस समय जिस राजा ने, जिस पात्र ने जो घटनाएं जी है, जो कार्य करके अपने जीवन जिया है, हमें उसी काल को यहाँ प्रदर्शित करना होता है, उसी समय को यहाँ लोगों के सामने रखना होता है। तो ये क्या करता है, उपन्यास में काल की परिस्थितियों के अनुसार विषय को प्रदर्शित करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 5। अब 5वां बिंदु क्या है, 5वां बिंदु हम देखते हैं शैली। शैली क्या है? शैली का अर्थ विषय के प्रतिपादन अथवा उपस्थापन का ढंग है। शैली के द्वारा उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। शैली वो है जिसमें विभिन्न तत्वों को आयोजित किया जाता है ना। अब देखिए
तत्व में ही शब्द, अर्थ और उद्देश्य की श्रेष्ठता निहित होती है। इस शैली तत्व में किस तरह की भाषा शैली है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है ये लेखक के अनुसार कहानीकार उपन्यासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस कोमल भाव से इस कहानी को पाठकों के समक्ष रखता है ना। पात्रों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल, जीवन मूल्यों के अनुकूल और पात्रों की जो प्रकृति है उसके अनुकूल वो ऐसी शैली को अपनाता है, ऐसे शब्दों को रखता है कि पाठक वर्ग के हृदय तक वो शब्द टकराए और वो महसूस करें, उसे जान सके, है ना। तो इस तरह की शैली का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी शैली कोमल, प्रभावशील, पात्रानुकूल होनी चाहिए, विषय अनुकूल होनी चाहिए और उस देश काल के अनुसार, जो देश काल है उसके अनुसार होनी चाहिए। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो वातावरण है उसको इंगित करती हुई भाषा होनी चाहिए, है ना, जिससे कि कथा हमें जीवंत लगे, कथा हमें शाश्वत लगे। ऐसा नहीं है कि इसमें जबरदस्ती इसको बना दिया गया है, इसकी बनावट कर दी गई है, नहीं। कवि की जो कल्पना है, कवि की जो भाषा है वो किसी युग को दर्शाने का कार्य करती है। अब प्रेमचंद की कहानी को ले लीजिए,